हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीनमाल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 12th हिंदी मीडियम के मानव श्वसन तंत्र के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने श्वसन की सामान्य जानकारी, श्वसन के प्रकार और मानव श्वसन तंत्र के श्वसनीय पथ के बारे में पढ़ा था। इसमें हम फेफड़ों के बारे में, इसके अलावा मानव श्वसन की क्रियाविधि के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फेफड़ों की अगर बात करें तो मानव में एक जोड़ी फेफड़े वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं। ये जो दोनों ही फेफड़े हैं मानव में, ये आकार की दृष्टि से कुछ अंतर रखते हैं। जो दायां फेफड़ा होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है और बायां फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है। इसके अलावा जो दायां फेफड़ा है इसका जो वज़न है ये लगभग 625 ग्राम होता है और बाएं फेफड़े का जो वेट है वो 575 ग्राम ही होता है। इसके अलावा जो दायां फेफड़ा है, दाएं फेफड़े के अंदर दो खांच होती है, एक तो 36 खांच और एक होती है तिर्यक खांच, जिस वजह से दायां फेफड़ा 3 पालियों में बटा हुआ होता है, जबकि बाएं फेफड़े में केवल एक ही तिर्यक खांच होने की वजह से इसमें केवल 2 पालियां पाई जाती है। इसके अलावा बात करें तो जो बायां फेफड़ा है, बाएं फेफड़े में यहाँ पर हृदय को स्थान देने के लिए एक हृदय खांच या कार्डियक नौच भी पाई जाती है। उसके बाद इन दोनों फेफड़ों की बात करें तो मानव में दोनों ही फेफड़े 2 आवरणों से घिरे हुए रहते हैं और इन दोनों ही आवरणों को फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। बाहरी फुफ्फुस आवरण और अंतः फुफ्फुस आवरण, इंग्लिश में इनको पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के नाम से जानते हैं। इन दोनों ही फुफ्फुस आवरणों के मध्य में एक द्रव स्थित होता है, द्रव भरा हुआ रहता है जिसको प्लूरल फ्लूइड या फुफ्फुस आवरणीय द्रव कहते हैं। इस द्रव का काम है इन दोनों ही फुफ्फुस आवरणों के मध्य घर्षण को कम करना। नेक्स्ट बात करें तो जो बाहरी फुफ्फुस आवरण होता है, ये बाहरी फुफ्फुस आवरण अपनी जो वक्षीय भित्ति होती है, वक्षीय भित्ति, इससे एक द्रव के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। इस द्रव को पेरिटोनियल द्रव कहा जाता है, पेरिटोनियल फ्लूइड, जिसके द्वारा बाहरी फुफ्फुस आवरण वक्षीय भित्ति से जुड़ा हुआ रहता है। और इसी कारण से जब अपनी वक्षीय भित्ति बाहर की तरफ गति करती है तो ऋणात्मक दाब के कारण, मतलब खींचे जाने के कारण, जो फुफ्फुस आवरण है वो भी बाहर की तरफ गति करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब हम वक्षीय गुहा के आयतन में जो भी परिवर्तन करेंगे वह परिवर्तन फेफड़ों के आयतन में भी परिदर्शित होगा। नेक्स्ट देखें कि फेफड़ों के आयतन को हम सीधे डायरेक्टली परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जो आयतन में परिवर्तन होगा वक्ष गुहा के, वैसा ही परिवर्तन फेफड़ों के आयतन में भी होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, मानव में दोनों फेफड़ों में लगभग 300 से 480 मिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा कोशिकाओं का व्यास जो होता है वो 0.2 मिलीमीटर होता है और लचीली इनकी भित्ति होती है और इनकी जो उपकला होती, कोशिकाओं की जो भित्ति होती है वो अत्यंत पतली होती है और जिस वजह से इसमें गैसों का विनिमय होता है। और गैस विनिमय की जो सतह होती है उसमें 3 प्रकार की जो परतें हैं वो भाग लेती हैं। कोशिकाओं के स्तर पर जो गैसों का विनिमय होता है कोशिका से, ये जैसे देखो ये कोशिका है और ये रक्तवाहिनी है, कैपिलरी बोले तो केशिका है, रक्त केशिका। अब यहाँ पर जब वायु आएगी कोशिका में अंतःश्वसन के द्वारा तो यहाँ पर ऑक्सीजन आएगी। ऑक्सीजन का दबाव ज़्यादा होने के कारण ये जो रक्त यहाँ पर केशिका के द्वारा आया है ये भी ऑक्सीकृत है, मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है और CO2 ज़्यादा है और कोशिका में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो कोशिका से ऑक्सीजन जो है वो इसमें रक्त केशिका में आ जाएगी और रक्त केशिका से CO2 जो है वो कोशिका में छोड़ दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर कि जो ये इन गैसों के विनिमय की जो सतह है, इस सतह में 3 प्रकार की अलग अलग परतें होती है। एक तो
कुपिका की ही सरल सल की उपकला है, और एक होती है इस रक्त केशिका की आंतरिक उपकला एंडोथेलियम, और इन दोनों के बीच में एक होती है आधारीय कला। इन तीनों को मिलाकर के भी इसकी जो मोटाई है वो 0.2 माइक्रोमीटर से भी कम ही होती है, जिस वजह से गैसों का जो विनिमय है वो आसानी से हो सकता है। उसके बाद देखें, अगली हेडिंग है श्वसन की क्रियाविधि। मानव में अगर बात करें सामान्य श्वसन की, तो सामान्य श्वसन जो है ये अनैच्छिक क्रिया होती है। अनैच्छिक का मतलब अपनी बिना इच्छा के भी अपने आप ही चलती रहती है। मानव में सामान्य श्वसन की क्रिया में 2 प्रकार की पेशियां भाग लेती है। सामान्य श्वसन का मतलब होता है जब हम विश्राम अवस्था में बैठे हुए होते हैं, उस समय जो अपन श्वास को अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, ये जो प्रक्रम है ये सामान्य श्वसन होता है। और सामान्य श्वसन में 2 प्रकार की पेशियां भाग लेती है। एक तो होता है डायाफ्राम और एक होता है अंतरापरशुक पेशी, बाह्य अंतरापरशुक पेशी। अब देखें ये दोनों क्या है। इस डायग्राम में जो अपने फेफड़े हैं, फेफड़ों के जस्ट नीचे ये एक पेशीय अंग होता है जिसको डायाफ्राम कहा जाता है, जो कि वक्ष और उदर को अलग अलग भागों में बांटता है, और यही मुख्य श्वसन पेशी है। और इसका मुख्य गुण यह है कि ये केवल स्तनधारियों का अद्वितीय लक्षण होता है, और एक अपवाद मगरमच्छ है उसमें भी होता है। ये जो डायाफ्राम है इसका सामान्य आकार तो गुंबद रूपी होता है कि बीच में से ये ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, लेकिन जब इस पेशी में संकुचन होगा तो ये नीचे की तरफ गति करता है और छपटा हो जाता है, जिस वजह से वक्षीय गुहा का आयतन इस अक्ष में, अग्र पक्ष अक्ष में बढ़ता है। दूसरे प्रकार की जो पेशी है वो है बाह्य अंतरापरशुक पेशी। ये जो अंतरापरशुक पेशी है मतलब ये पसलियों के बीच में पाई जाती है। ये जो अपनी पसलियाँ ये और ये, इनके बीच में जो पाई जाने वाली पेशी होती है इनको कहा जाता है बाह्य अंतरापरशुक पेशी। और इन पेशी में जब संकोचन होता है तब अपनी ये पसलियाँ और इसके अलावा उरोस्थी क्या है, अपने जो वक्ष है, वक्ष में आगे की तरफ ये जो मध्य में एक अस्थि होती है, चपटी अस्थि, इसको कहा जाता है उरोस्थी। तो जब भी बाह्य अंतरापरशुक पेशी में संकुचन होगा ये पसली और उरोस्थी बाहर और ऊपर की तरफ गति करती है, जिस वजह से वक्षीय गुहा का आयतन अधर पृष्ठ अक्ष में बढ़ता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन दोनों ही पेशियों में संकुचन होने से वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा। नेक्स्ट, ये तो हो गई यहाँ पर पेशियों की बात, श्वसन की क्रियाविधि में जो पेशियाँ काम आएगी वो। और उसके बाद अपन बात करेंगे श्वसन की क्रियाविधि के बारे में। तो मानव में सामान्य श्वसन जो है वो 2 प्रक्रमों में संपन्न होता है। एक तो होता है सामान्य अंतःश्वसन जिसको अपन निःश्वसन भी कहते हैं, और एक होता है सामान्य बहिःश्वसन। तो देखिए, सामान्य अंतःश्वसन जो है ये एक सक्रिय प्रक्रम होता है। सक्रिय प्रक्रम है, सक्रिय प्रक्रम का मतलब है कि इसमें क्या होगा, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा का उपयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर पेशियों में संकुचन होता है और पेशी कार्य करेगी तो पेशी को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर पेशियों में संकुचन होगा, और हमें ये भी पता है कि किसी भी पेशी को कार्य करने के लिए या उसमें संकुचन के लिए वहाँ पर अपना जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके द्वारा कोई ना कोई संकेत पहुँचाया जाएगा पेशी के पास, तभी उसमें संकुचन होता है। तो अंतःश्वसन के लिए भी ठीक इसी प्रकार से अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क में जो मस्तिष्क का जो भाग होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा से 2 सेकंड के लिए डायाफ्राम और EICM के पास में संकेत भेजा जाता है, और जैसे ही संकेत डायाफ्राम और EICM के पास में पहुंचता है, EICM बोले तो बाह्य अंतरापरशुक पेशी, तो जैसे ही संकेत यहाँ पर डायाफ्राम के पास आया, डायाफ्राम के पास संकेत आने की वजह से इसमें क्या होगा, संकुचन होना प्रारंभ हो जाएगा। पहले तो डायाफ्राम जब विश्राम अवस्था में था तब ये गुंबद रूपी था। जब डायाफ्राम नीचे की तरफ चपटा हो जाएगा, चपटा होने की वजह से वक्षीय गुहा का आयतन जो है वो अग्रपक्ष अक्ष में बढ़ जाएगा।
इसके अलावा अगर बात करें बाह्य अंतरापर्शक पेशी की, तो बाह्य अंतरापर्शक पेशी जब संकुचन होगा तब पसलियाँ और उरोस्थी जो है वो बाहर और ऊपर की तरफ गति करेगी, जिस वजह से जो वक्षीय गुहा का आयतन है वो अधर पृष्ठ अक्ष में बढ़ जाएगा। कुल मिला के दोनों ही प्रकार की पेशियों में संकुचन होने से वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा, और हमें पता है कि वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों का आयतन भी बढ़ेगा, और फेफड़ों का आयतन बढ़ा है, आयतन बढ़ गया, और आपको पता है कि आयतन और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आयतन और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए जब आयतन बढ़ा है तो फेफड़ों के अंदर का जो दाब है, वायु का दाब, वो कम हो जाएगा, और फेफड़ों के अंदर जब वायु का दाब कम है और बाहर वायु में वायु का दाब अगर ज़्यादा है तो वायु तो हमें पता है कि अधिक दाब से निम्न दाब की तरफ गति करती है। तो बाहर वायु का दाब ज़्यादा है, फेफड़ों में कम है, तो वायु बाहर से अधिक दाब से निम्न दाब की तरफ फेफड़ों में अपने आप खींची चली आती हैं। ये हो गया अंतःश्वसन के बारे में। ये सक्रिय प्रक्रम इसलिए क्योंकि यहाँ पर पेशियों में संकुचन हो रहा है, पेशी के द्वारा ऊर्जा खर्च की जा रही है। उसके बाद बात करें बहिःश्वसन की, तो बहिःश्वसन में किसी भी पेशी को कार्य नहीं करना पड़ता, पेशी में संकुचन नहीं होता, यहाँ पर पेशी जो है वो शिथिल अवस्था में आती है, जिस वजह से यहाँ पर किसी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। इसलिए जो बहिःश्वसन है ये एक निष्क्रिय प्रक्रम होता है, ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर इस 2 सेकंड के लिए जो अंतःश्वसन के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा से संकेत आया था 2 सेकंड के लिए, अब 3 सेकंड के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा से कोई संकेत नहीं आता। तब तक 3 सेकंड तक क्या होगा कि जो पेशियों में संकुचन हुआ था डायफ्राम और इसमें, वो अब वापस शिथिल होना प्रारंभ हो जाएगी। जो अब तक ये डायफ्राम संकुचित होकर नीचे आया था, अब इसमें वापस शिथिलन होगा, और शिथिलन होने की वजह से ये वापस अपने आकार को प्राप्त करेगा और ऊपर की तरफ गति करेगा, जिस वजह से वक्षीय गुहा का आयतन जो है वो अग्रपक्ष अक्ष में कम हो जाएगा। इसके अलावा जो बाह्य अंतरापर्शक पेशी संकुचित हुई थी और जिस वजह से पसलियाँ उरोस्थी ऊपर उठे थे, अब वो वापस शिथिल हो जाएगी, और शिथिल होने की वजह से पसलियाँ और उरोस्थी वापस अंदर की तरफ, नीचे की तरफ गति करते हैं, जिस वजह से वक्षीय गुहा का आयतन अधर पृष्ठ अक्ष में कम होता है। कुल मिला के दोनों ही प्रकार की पेशियों के शिथिलन होने से वक्षीय गुहा का आयतन क्या होगा, कम, और हमें पता है कि वक्षीय गुहा का आयतन कम होगा तो फेफड़ों का आयतन भी कम, और अगर फेफड़ों का आयतन कम हो गया तो दाब अधिक हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। तो अंदर वायु का दाब ज़्यादा है फेफड़ों में, बाहर अगर कम है तो वायु अपने अधिक दाब से निम्न दाब की तरफ, बोले तो फेफड़ों से बाहर की तरफ चली आएगी और बहिःश्वसन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो अगली हेडिंग अपने हैं श्वसन संबंधी आयतन। श्वसन में जो आयतन उपयोग होते हैं उनको कुछ तरह से परिभाषित किया गया है। जैसे ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन क्या होता है कि सामान्य अंतःश्वसन या कहें तो सामान्य बहिःश्वसन। सामान्य अंतःश्वसन में जो अंदर ली गई वायु, या सामान्य बहिःश्वसन में बाहर छोड़ी गई वायु का जो आयतन होता है उसको ज्वारीय आयतन कहते हैं, और इसकी मात्रा 500 ml होती है। उसके बाद सेकंड है निःश्वसन आरक्षित आयतन। निःश्वसन मतलब अंतःश्वसन, ठीक है ना, अंतःश्वसन आरक्षित आयतन। ज्वारीय आयतन के अलावा जब हमने सामान्य आयतन जो 500 ml था, ज्वारीय आयतन, वो अंतःश्वसित कर लिया, अंदर ले लिया, उसके बाद हम बलपूर्वक और कितनी अधिक वायु को अपने फेफड़ों के अंदर ले जा सकते हैं, उसको कहा जाता है निःश्वसन आरक्षित आयतन, बलपूर्वक अंतःश्वसित की गई वायु का आयतन, और इसकी मात्रा 2500 से 3000 होती है। उसके बाद उच्च श्वसन मतलब बहिःश्वसन आरक्षित आयतन, कि आप सामान्य बहिःश्वसन करोगे तो 500 ml बाहर आ जाएगी। उसके बाद उस ज्वारीय आयतन के अलावा आप अधिकतम कितनी वायु को बहिःश्वसित या बाहर निकाल सकते हैं, वो होता है उच्च श्वसन आरक्षित आयतन। इसकी मात्रा 1000 से 1100 ml होती है। नेक्स्ट होता है अवशिष्ट आयतन।
अवशिष्ट आयतन वो होता है जो कि बलपूर्वक फेफड़ों से जो वायु हमने अधिकतम बाहर निकाल ली उसके पश्चात भी फेफड़ों में कुछ वायु का आयतन शेष बचा रहता है, मतलब कुछ वायु हमेशा फेफड़ों में रहती है जिसको बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। उस वायु की मात्रा या उसके आयतन को अवशिष्ट आयतन कहा जाता है और इसकी मात्रा 1200 ml होती है। नेक्स्ट, श्वसन संबंधी क्षमताएं। फर्स्ट है निश्वसन क्षमता। निश्वसन बोले तो अंतःश्वसन, मतलब कुल अधिकतम वायु की मात्रा जिसको हम अंतःश्वसन कर सकते हैं। एक तो सामान्य अंतःश्वसन करेंगे तो वो ज्वारीय आयतन है और बलपूर्वक करेंगे तो IRV, इन दोनों को मिला के निश्वसन क्षमता IC कहा जाता है। नेक्स्ट है उच्छ्वसन क्षमता। उच्छ्वसन क्षमता बोले तो अधिकतम जो कुल वायु है जिसको हम उच्छ्वसन में उपयोग कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो एक तो होगा ज्वारीय आयतन TB और एक होता है ERV जिसको हमने बलपूर्वक उच्छ्वसित किया था। नेक्स्ट है जैविक क्षमता। जैविक क्षमता वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। इसमें वह कुल मात्रा होती है वायु की जिसको जैविक श्वसन प्रक्रिया में हम उपयोग में ले सकते हैं। जैसे एक तो अवशिष्ट आयतन है जो कि हमेशा फेफड़ों के अंदर रहता है, उसको अंदर बाहर करना जैविक श्वसन क्रिया में उपयोग में लेना पॉसिबल नहीं है, तो उसको छोड़कर जो बाकी है ज्वारीय आयतन है, अंतःश्वसन आरक्षित आयतन है, बहिश्वसन आरक्षित आयतन है, TB, IRV और ERV, इनको मिला करके कहा जाता है VC जैविक क्षमता, जिनको हम सामान्य श्वसन की प्रक्रिया में उपयोग में लेते हैं, अंदर बाहर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रियाशील अवशिष्ट आयतन। क्रियाशील अवशिष्ट आयतन जो है ये सामान्य अंतःश्वसन और सामान्य बहिश्वसन के दौरान फेफड़ों में बची हुई वायु का आयतन, जो सामान्य श्वसन की प्रक्रिया होती है जब हम विश्राम अवस्था में बैठे हुए होते हैं उस टाइम पर अपने फेफड़ों में कौन कौन से आयतन होंगे, वो होता है FRC या क्रियाशील अवशिष्ट आयतन। सामान्य अंतःश्वसन करेंगे तो 500 ml अंदर लेंगे TB और 500 ml ही बाहर छोड़ेंगे, तो अंदर फेफड़ों के अंदर एक तो अवशिष्ट आयतन रहेगा ही और एक बहिश्वसन आरक्षित आयतन जो है, क्योंकि उसको हमने बलपूर्वक वायु बाहर नहीं निकाली तो वो भी अंदर होगा, तो इसको कहा जाएगा क्रियाशील अवशिष्ट आयतन। उसके बाद है फेफड़ों की कुल क्षमता। कुल क्षमता क्या होगी, एक तो जो हमेशा अंदर रहता है अवशिष्ट आयतन, उसके बाद जो बलपूर्वक वायु अंदर नहीं बाहर नहीं निकालें तो बहिश्वसन आरक्षित आयतन ERV भी अंदर, उसके बाद हम सामान्य अंतःश्वसन करेंगे तो वो भी आएगी और अगर बलपूर्वक अंतःश्वसन करेंगे तो IRV भी फेफड़ों के अंदर आएगी। इसका मतलब ये जो सब आयतन हैं इनको हम एक साथ फेफड़ों में भर सकते हैं, तो ये फेफड़ों की कुल क्षमता हो गई अधिकतम। उसके बाद हम बात करेंगे कृत्रिम श्वसन की। देखिए, जब कोई भी एक्सीडेंट जैसे पानी में डूबना है, वैद्युत प्रघात बोले तो लाइट का झटका लगना है, इसके अलावा CO2 विषाक्तता है, कोई भी दुर्घटना होती है उस समय पर उस व्यक्ति जिसके साथ ये दुर्घटना हुई है उसके श्वास दर बंद होने और हृदय दर बंद होने के बीच में कुछ समय का गैप होता है। मतलब श्वास दर जो है वो पहले बंद होती है और उसके कुछ समय पश्चात हृदय की धड़कन जो है वो रुकती है। अगर हम हृदय धड़कन रुकने से पहले उसकी श्वास जो दर है उसको हम फिर से अगर स्टार्ट कर सकें किसी तरीके से, तो उसको इस प्रक्रम को कहा जाता है कृत्रिम श्वसन। इस कृत्रिम श्वसन जो है इसकी क्रियाविधि जो है उसमें एक सर्वाधिक कारगर जो विधि है उसको कहा जाता है मुख से मुख विधि। उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। जैसे इसमें क्या होगा कि रोगी को हम सीधा लेटा देंगे, लेटाने के बाद एक जो हाथ है अपना वो उसके माथे पर रखेंगे और दूसरा गर्दन के नीचे, और गर्दन को इस प्रकार सीधा करेंगे कि गर्दन खिंची हुई अवस्था में रहेगी। उसके बाद माथे पर से हाथ हटाकर हम उसकी नाक को बंद करेंगे और अपने मुख को उसके मुख से इस तरह से लगाएंगे कि बीच में वायु स्पेस जो है वो नहीं रहना चाहिए, और उसके बाद हम अपने मुख में लगभग ज्वारीय आयतन की
दुगुनी जो वायु है उसको भर कर के 1 मिनट में 12 से 16 बार उसके मुख में फूकेंगे। ऐसा करने से उसकी जो सांसें हैं वो हो सकता फिर से स्टार्ट हो जाए, तो हम उसको जीवन दान दे सकते हैं। नेक्स्ट है श्वसन संबंधी रोग। श्वसन संबंधी रोग की बात करें तो फर्स्ट है अस्थमा। अस्थमा जो होता है वो एक एलर्जी से संबंधित रोग है। परागकण, धूल के कणों, धुआं वगैरह से व्यक्तियों को एलर्जी है। तो ये जो एलर्जन है, मतलब जिससे एलर्जी होती है उनको एलर्जन कहते हैं। ये जब श्वसन पथ में प्रवेश करते हैं तो इस वजह से एलर्जी के कारण अपने जो ये श्वास नाल हैं, श्वसनिकाएँ हैं, इनमें अत्यधिक संकुचन हो जाता है और अत्यधिक संकुचन होने से श्वसन में कठिनाई होती है। विशेषकर अस्थमा के अंदर वही श्वसन, जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं उस समय अधिक प्रॉब्लम होती है और उस समय घरघराहट की या चींटी बजने जैसी आवाज़ आती है। ये अस्थमा की सामान्य जो जानकारी है। उसके बाद इसका क्या है कि जो ये एलर्जी जो है, इस एलर्जी से बचाव जो है वही एक उपचार है। थोड़ा बहुत हो सकता है हम औषधि जो है उनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे उपचार हेतु ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर का मतलब होता है, डायलेट मतलब फैलाना, और ब्रोंको जो होता है, ब्रोंकस, ये श्वसनिकाओं के लिए उपयोग किया जाता है। तो श्वसनिकाओं को फैलाने वाली औषधि है उनका उपयोग कर सकते हैं और एंटी एलर्जिक औषधियों का उपयोग कर सकते हैं। सेकंड है श्वसनीय शौथ। श्वसनीय शौथ में क्या होता है, ये धूम्रपान से होने वाला रोग है। इसमें श्वसन की जो सतह होती है कुपिकाओं की, उसमें सूजन आ जाने के कारण, अधिक श्लेष्मा बनने के कारण श्वसनिकाओं के अंदर अधिक श्लेष्मा बनता है श्वासनाल वगैरह में, जिस वजह से खांसी है, कफ आना, सांस लेने में कठिनाई होती है। और धूम्रपान से दूर रहना ही इसके लिए एक बचाव का उपाय है। नेक्स्ट जो रोग है वो है वात स्फीति या एम्फाइसीमा। ये उन लोगों में होता है जो चिरकालिक धूम्रपान के शिकार होते हैं, जो लंबे समय से धूम्रपान करते हैं। उनमें क्या होता है, जो धुआं वगैरह है वो लगातार फेफड़ों में बढ़ने के कारण जो कुपिकाएँ हैं, कुपिकाओं की सतह जो होती है उनकी नमी खत्म हो जाती है। वहाँ उनकी जो सतह है वो तंतुमय हो जाती है, अप्रत्यास्थ हो जाती है, उनकी प्रत्यास्थता कम हो जाती है और गैसों के जो विनिमय है उसकी सतह भी कम हो जाती है। जिसके अगर प्रत्यास्थता कम हो गई कुपिकाओं की, इसका मतलब उनमें संकुचन ठीक तरह से नहीं होगा। तो जब हम बहिश्वसन करते हैं तो बहिश्वसन के दौरान वायु की अधिक मात्रा जो है वो फेफड़ों में ही शेष रहती है, बाहर नहीं निकल पाती हैं। इसमें भी धूम्रपान से दूर रहकर ब्रोंकोडायलेटर औषधि से लाभ मिलता है। नेक्स्ट है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है ये एक जीवाणु, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी कहते हैं, उसके कारण होता है। ये फेफड़ों में संक्रमण करता है, जिस वजह से फेफड़ों के अंदर कुपिकाओं में तरल भर जाता है, मृत कोशिका मरने लग जाती है, जिस वजह से सांस लेने में कठिनाई होती है। सेकंड होता है फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों के कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर, जैसे हमने पता है कि कैंसर में क्या होता है, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होता है। कैंसर जन जो होते हैं, जो कैंसर का कारण बनते हैं, कैंसर जन जैसे तंबाकू के अंदर जो निकोटीन होता है, ये कैंसर जन है। ये निकोटीन क्या करता है, कोशिकाओं का जो संस्पर्श संदमन गुण होता है, मतलब जो कोशिका विभाजन करती है उस दौरान जब वो एक दूसरे को स्पर्श करती है तो विभाजन को रोक देती है सामान्य कोशिकाएं। लेकिन जिनमें ये जो कैंसर जन है, ये उनमें उनको कैंसर जन कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं, कोशिका बन जाती। तब इनमें क्या होता है कि ये जो संस्पर्श संदमन का जो गुण है ये खत्म हो जाता है। अब कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन करेगी, और अनियंत्रित विभाजन जब करेगी तो कोशिकाओं के गुच्छ बनने लग जाएंगे। अनियंत्रित विभाजन से वहाँ पर ट्यूमर मतलब गांठें बनने लग जाएगी और उसी को कैंसर कहा जाता है। नेक्स्ट सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। ये रोग जो है श्रमिकों में जो सिलिका और एस्बेस्टोस की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें काम करते हैं, उनमें होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि सिलिका, एस्बेस्टोस, इनके जो कण होते हैं, जब वो वहाँ पे घिसाई वगैरह लगातार कार्य में लगे रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो इनके कण हैं वो श्वास के साथ में शरीर में
और फेफड़ों में प्रवेश करने लग जाते हैं और धीरे धीरे फेफड़ों में जमा होते जाते हैं, जिस वजह से उनमें जो क्या है कि जो कुपिकाएँ हैं, कुपिकाओं की सतह तंतुमय हो जाती है, तंतुमय ऊतक में वृद्धि होती है और सूजन उत्पन्न होने लग जाती है। इसके क्या हो कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसके कारणों से, जिन कारणों से ये होता है उनसे बचना ही एक उपाय है। उसके बाद एक नोट है कि स्वस्थ वयस्क मानव में श्वसन दर 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट, थैंक यू।